IBM 7 हौसला है। तो दिल्ली वालों को काम करने वाले चाहिए या जुबान हिलाने वाले? दिल्ली वालों को काम चाहिए या बहस? दिल्ली वालों को भरोसेमंद लोग चाहिए या कथनी और करनी का फर्क वाले? हर बार चुनावों में वादों और बहस का जाल बिछाकर मतदाताओं को भरमाने और फंसाने का खेल शुरू हो जाता है। एक बार फिर दिल्ली चुनावी अखाड़े में बदल चुका है और फिर यहां अलग अलग मंचों से मुख्यमंत्री पद के दावेदारों के बीच बहस कराने की मांग उठ रही है। लेकिन क्या बहस की ये मांग वाकई गंभीर है या फिर सियासी चैलेंजबाजी? देखिए हमारी खास रिपोर्ट। दिल्ली में सुपरहिट मुकाबले के लिए जैसे ही चुनावी अखाड़ा तैयार हुआ, मंगलवार को आम आदमी पार्टी के प्रमुख केजरीवाल के एक ट्वीट से बयानबाजी का दौर निकल पड़ा। इस ट्वीट में केजरीवाल ने किरण बेदी को सार्वजनिक बहस की चुनौती दी थी। लिखा था, मैं किरण बेदी को बहस के लिए चुनौती देता हूं, जिसे कोई तटस्थ संचालित करे और सभी टीवी चैनल दिखाएं। अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका की तरह भारत के चुनाव को बनाने का सपना देखने वालों की मुराद पूरी हो जाएगी। इसका जवाब किरण बेदी देती उससे पहले ही कांग्रेस के अजय माकन कूद पड़े। कांग्रेस चुनाव प्रचार अभियान के प्रमुख माकन ने बहस की चुनौती को कबूल कर लिया। ये स्ट्रक्चर्ड डिबेट क्यों नहीं हो सकती? और लोगों को ये जानने का हक है कि हम एक दूसरे से क्या प्रश्न पूछ रहे हैं। लोग वहां पे एक तुलनात्मक एक अध्ययन भी तो कर पाएंगे कि कौन आदमी क्या बोलना चाहता है, किस आदमी का किस विषय के ऊपर क्या सोच है, बिजली के ऊपर, पानी के ऊपर, लॉ एंड ऑर्डर। वहीं बीजेपी की मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार किरण बेदी ने भी आम आदमी पार्टी की चुनौती स्वीकार की, लेकिन ये भी कहा कि उनकी कथनी और करनी में खासा फर्क है। बीजेपी के मुताबिक बहस के शोर से ज्यादा इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी ज्यादा गंभीर नहीं है, यानी बीजेपी की नजर में केजरीवाल सिर्फ तमाशा रखते हैं। वो तमाशे में है, मैं काम में हूँ, फर्क सिर्फ ये है। अब आप तमाशे और काम में बहुत अंतर देखेंगे। वो तमाशे ही करते आए, दोनों मिलके भी तमाशे करते आए, याद है, मिलके भी तमाशे करते आए। असल में केजरीवाल की राजनीति को करीब से देखने और समझने वाले उनके अंदाज से वाकिफ हैं। इसीलिए उनकी इस चुनौती को बीजेपी ने कम से कम गंभीरता से नहीं लिया। डिबेट उबेट का सवाल छोड़ दें, चुनाव लड़ें। डिबेट क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता उनसे डिबेट करने को तैयार है। अरविंद केजरीवाल को डिबेट नुपुर शर्मा से करना है। एमएलए बनेंगे तब ना मुख्यमंत्री का दावा करेंगे। अरविंद किस लालच में आए? जिस मुद्दे पे आज सरकार बनी थी वो मुद्दा ही गायब है। जनलोकपाल पे पार्टी बनी थी, जनलोकपाल ही गायब है। तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा अवसरवादी वो लोग तो वही है। दिल्ली में अब तीनों ही प्रमुख पार्टियों के चेहरे सामने आ चुके हैं। तीनों दलों का दावा है कि उनका चेहरा सबसे ज्यादा चमकदार है। जहां तक आम आदमी पार्टी के बहस के शिगुफे का सवाल है, तो बीजेपी ने इसकी हवा निकाल दी। सदन में बहस, सड़क पर काम, जैसे को तैसा जवाब, तुर्की बतुर्की। दिल्ली का चुनाव इतना दिलचस्प शायद ही कभी हुआ हो, तभी तो इसे कहा जा रहा है सुपरहिट मुकाबला। ब्यूरो रिपोर्ट, IBM 7। और आपको बता दें, इस खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह, आपके पूर्व नेता मुफ्ती शमून कासमी, दिल्ली से बीजेपी नेता श्रीकांत शर्मा और कांग्रेस की प्रवक्ता अमृता धवन। इसके अलावा दिल्ली के वजह चौक से हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी विक्रांत यादव। विक्रांत, सबसे पहले तो आप पर आना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि क्या किरण बेदी के आने से अब आप समझते हैं कि गेम बदल गया है, वो एक गेम चेंजर बनेंगी क्या? देखिए, किरण बेदी की एक अपनी छवि है, एक बड़ा उनके पास प्रशासनिक अनुभव है और दिल्ली के लिए जो बीजेपी उनकी छवि जिस तरीके से पेश कर रही है कि एक बेहतर प्रशासनिक अधिकारी के रूप में, एक बेहतर एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में, बीजेपी को लगता है कि उस छवि के सहारे उसे दिल्ली में भी उसी तरह की सफलता मिलेगी जैसी राज्यों के विधानसभा में मिली, लोकसभा चुनाव के दौरान मिली। एक बड़ा खतरा जो बीजेपी के सामने दिख रहा था कि उसके कार्यकर्ता या उसके नेता जो स्थानीय स्तर के नेता हैं, उनकी कहीं निजी महत्वाकांक्षा आड़े ना आ जाए, तो एक तरह से बीजेपी ने उस पर भी रोक लगाने का कहा जा सकता है कि कदम उठाया है कि जिस तरीके से उनके नाम की घोषणा की, उसके बाद नाम की घोषणा होने के बाद अब पार्टी के नेताओं को यह पूरी उम्मीद है कि कोई भी अब नेता पार्टी लाइन से अलग होकर बात नहीं करेगा। जैसा उनके नाम की घोषणा होने से पहले कुछ नेता दबी जुबान में बात कर रहे थे, तो पार्टी को लग रहा है कि वो एक खतरा जो था वो टल गया है और अब किरण बेदी की जो प्रशासनिक क्षमताएं हैं, जो उनकी छवि है और जो सबसे बड़ा आरोप केजरीवाल उन पर लगा रहे
रहे थे कि बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है जिसका वो मुकाबला कर सके, या कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो केजरीवाल के मुकाबले में दिल्ली के सामने आ सके, तमाम सर्वे को वो हवाला दे रहे थे। तो अब बीजेपी का कहना है कि किरण बेदी के रूप में एक माकूल जवाब दिल्ली वालों के सामने है। बिल्कुल, बने रहिए विक्रांत हमारे साथ। श्रीकांत जी, आपसे ये सवाल मैं करना चाहूंगी, और सवाल ये है कि अगर हम पिछले विधानसभा चुनावों पर नजर डालें, हर जगह आप अच्छी जीत हासिल करते रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, फिर दिल्ली में ऐसा क्या हो गया? क्या विरोधियों के दबाव में आप आ गए और आपको यहाँ पे अपना सीएम पद का उम्मीदवार लाना पड़ा? देखिए, एक तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि दिल्ली में हम हमेशा अपना मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करके लड़े हैं। पहले मल्होत्रा जी हमारे सीएम के उम्मीदवार थे, पिछले चुनाव में डॉक्टर हर्षवर्धन थे, इस बार हमने किरण जी को मैदान में रखा है। बिल्कुल श्रीकांत जी, लेकिन 23 दिन पहले थोड़ी देर तो नहीं हो गई? नहीं, ये तो हमारी पार्टी की स्ट्रेटजी है कि 23 दिन पहले या 20 दिन पहले या 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, ये तो हमारी पार्टी का हमारा स्ट्रेटजी का हिस्सा है और हमने एक स्ट्रेटजी के तहत दिल्ली में मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार दिया है। लेकिन बड़ी बात आज ये है कि दिल्ली की जनता अब काम चाहती है, दिल्ली अब विकास चाहता है। दिल्ली की जो जनता है, दिल्ली को दुनिया का बेहतरीन शहर बनाने का उनका सपना है। दिल्ली में जो कच्चे मकान है, जो झुग्गी झोंपड़ी है, वो 2022 तक पक्के मकान में तब्दील हों। चलिए बिल्कुल श्रीकांत जी, मुद्दों पे तो हम बिल्कुल आएंगे और समझते हैं, और वाकई में ये बड़ा नाम जरूर है। अमृता, ऐसे में सवाल किरण बेदी से हटके मैं आपकी पार्टी के मुतालिक ये सवाल इसलिए पूछना चाहती हूँ कि कांग्रेस हमेशा से ये करती रही है कि कभी भी अपने उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया, लेकिन अजय माकन को कमान देना, क्या आपने भी देरी नहीं की? क्या अरविंद केजरीवाल किरण बेदी के सामने आपको लगता नहीं कि कांग्रेस का भी कोई बड़ा चेहरा होता, आप इतनी कोशिश तो करते? देखिए, सबसे पहली बात कि कांग्रेस में इलेक्शन कैंपेन जो पूरा देख रहे हैं उसके चेयरपर्सन इस समय अजय माकन जी हैं, और अजय माकन जी का चेहरा और उनका नेतृत्व, उनकी क्षमता जो है दिल्ली से और देश से छुपी नहीं है। तो फिर उनको मेरा मानना है कि जो अजय माकन, देखिए ये क्योंकि हमारा नॉर्म नहीं रहा, कांग्रेस पार्टी का कभी भी उम्मीदवार को डिक्लेयर करना वक्त से पहले कभी भी नॉर्म नहीं रहा। लेकिन हमने हमेशा माना है कि जो जीते हुए विधायक है वही मिलकर चीफ मिनिस्टर को इलेक्ट करेंगे, ये उनका डेमोक्रेटिक राइट है। मुझे लेकिन अब तो विरोधी भी सवाल उठा रहे कि अरविंदर सिंह लवली मीडिया ट्रायल में कहीं ना कहीं खो देना चाहिए। नहीं, मीडिया ट्रायल नहीं करे। अमृता, हम तो सिर्फ जो खबरें आप ही की पार्टी से, कार्यकर्ताओं से आती हैं, जो घटता है, हम तो वही घटा रहे, रिपोर्ट कर रहे हैं। अरविंदर सिंह लवली यहाँ पे आपने देखा कि डीपीसीसी के अध्यक्ष बनाए गए, लेकिन अजय माकन को कैंपेन कमेटी की कमान सौंप दी गई। खबर तो ये भी है कि इसको लेकर भी कहीं ना कहीं इनफाइटिंग है। देखिए, वो खबर कहाँ से आती है आपके पास, हमारी तो ऐसी कोई जानकारी नहीं है। अरविंदर सिंह लवली जी की जो क्षमताएं हैं, उनकी क्षमताएं किसी एक विधानसभा तक सीमित नहीं है। वो पीसीसी प्रेसिडेंट है और एक प्रदेश का जो अध्यक्ष होता है वो 70 विधानसभाओं की जिम्मेदारी रखता है, और ये पार्टी का डिसीजन है कि वो संगठन को मजबूत करेंगे और इस पूरे चुनाव में 70 विधानसभाओं में हम लोग उनकी जो योग्यता है उसका इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूएंसी तक लवली जी को सीमित कर देना बिल्कुल गलत होगा। उनके दायरे बहुत ज्यादा हैं और उनकी जो पॉपुलैरिटी है पिछले 1 साल में जो उन्होंने एज कांग्रेस प्रेसिडेंट दिल्ली प्रदेश काम किया है, वो जनता के बीच में दिखा है। जैसे कि हमेशा से 2 पावर हाउसेज रहते थे स्टेट में, और जैसे कि मुख्यमंत्री शीला दीक्षित और जयप्रकाश अग्रवाल के टाइम पे हुआ। देयर इज नो पावर हाउस डिवीजन, देयर इज ओनली वन पावर हाउस, दैट इज द कांग्रेस आइडियोलॉजी एंड कांग्रेस डेवलपमेंट। मान ली आपकी बात अमृता। मैं यहाँ पे रामकृपाल जी के पास आना चाहूंगी। रामकृपाल जी, ऐसा शायद लोकसभा के बाद पहली बार हो रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े नाम और बड़े चेहरे के साथ कोई नाम उभर रहा है। देखिए, वो स्ट्रेटजी अलग अलग होती है। जैसे देखिए, अब ये कुल मिलाकर के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री बनने के बाद से जो 5 मैचों की सीरीज थी, मैं उसको इस तरह कहता हूं, वो 4 तो इनकी झोली में आ चुका है। 5वें के बारे में बीजेपी की रणनीति, मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा गच्चा खा गए। अगर शुरुआत दिल्ली से होती, लोकसभा के बाद, चुनाव के बाद सबसे पहला जो ड्यू इलेक्शन था, ईमानदारी से तो दिल्ली का था जी, बाकी इलेक्शन तो बाद में होने थे। बिल्कुल। लेकिन कहीं न कहीं से इनको लगता था कि जरा दिल्ली की पिच थोड़ा सा कठिन है, उस पे इतना आसान नहीं होगा बैटिंग करना, तो पहले बाकी जगह निपट लो। निपटने के बाद क्या हुआ कि ये जो इतना गैप मिला, आज वही गैप इनके लिए दिक्कत कर रहा है। यहाँ पे एक टफ फाइट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप पार्टी और ये बाइपोलर है, सीधी स्ट्रेट फाइट है बीजेपी और आपके बीच में। बीजेपी और आपके बीच में फाइट है, दोनों अपने अपने वो तर्कस निकाल रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि देखिए, एक बात हम लोग भूल जाते हैं, तमाम एनालिस्ट और तमाम लोग, हम ये सोचते हैं कभी हम कोई गीत गा देंगे तो वोटर बदल जाएगा।
अरे जिस रिकॉर्ड को 100 बार सुन चुके हैं उसको अगर लाइव भी सुनेंगे तो अगर मुझे पसंद आता है तो पसंद आया होगा, कि वो लाइव सुनने से कोई चीज पसंद नहीं आती। मुझे अगर मोहम्मद रफी का कोई गाना जिसको मैं 100 बार सुन चुका हूं अगर पसंद है तो उनके मुंह से सुनूं या किसी और के मुंह से सुनूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, थोड़ा ये हो जाता है। तो ये डिबेट और ये फलाना चीजें नहीं। देखिए, जो अप्रैल से शुरू हुआ, मोदी के नाम पे बीजेपी में आज भी वोट पड़ेगा। जो भी वोट आएगा उसमें 90% मोदी के नाते होगा। 10% आप कह लीजिए चाहे किरण बेदी आ जाए या कोई भी आ जाए, वो 5 to 7% का जो भी इधर से उधर हो जाता है, वो 33% पिछली बार भी इनका आया था। 2-4% अगर कम होता है तो हो सकता है कि ये बाजी उनकी उल्टी पड़े, या 2-4% ज्यादा होता है तो क्रेडिट ले ली जाए कि किरण बेदी के नाते हुआ है, वो अलग की चीज है। लेकिन लड़ाई केजरीवाल बनाम मोदी है और मुख्य लड़ाई ये रहेगी, मुख्य लड़ाई यही रहेगी। मुफ्ती शगुन साहब, मैं आप पर आना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले क्योंकि हम यहाँ पे मुद्दा उठाना चाहेंगे कि जो डिबेट का निमंत्रण दिया गया और उस पर जिस तरह के बयानबाजी हो रही है। लेकिन श्रीकांत साहब, आपसे मैं एक ये सवाल लेना चाहूंगी ताकि हम इस सवाल को कंक्लूड कर सके। यहाँ पे किरण बेदी आई हैं और उसी के साथ कई नए चेहरे आपकी पार्टी में आ गए हैं जो कि राजनीति में चेहरे पुराने रहे होंगे। कृष्णा तीरथ को आप लेकर आए, विनोद कुमार बिन्नी को आपने यहाँ पे टिकट दे दिया। तो ऐसे में आपके पार्टी के जो पुराने नेता जो कि 16 साल में दिल्ली में विपक्ष में बैठे रहे और मेहनत करते रहे, क्या लगता है कि कहीं ना कहीं वो थोड़ा रिजेंटमेंट है पार्टी के अंदर, जैसे कि खबरें आती हैं कि हम तो इतने सालों से मेहनत कर रहे थे लेकिन अब नाम किसी और का होगा? तो श्रीकांत जी से मेरा सवाल था, लेकिन रामकृपाल जी, अगर मैं आपसे ये एनालिसिस कर लूं और यही जो सवाल मैंने इनसे पूछा। देखिए, आप लोकसभा के बारे में जरा ध्यान दीजिए। उस समय भी ये बात उठी थी कि तमाम बड़े पुराने नेताओं का बड़ा अपमान हो रहा है। हाँ। और ये सब हो गया। ये गुजरात में भी उठा था जब केशुभाई पटेल अलग हो गए थे। देखिए, कौन असेट है और कौन लाइबिलिटी है, अच्छा, ये कह पाना बड़ा मुश्किल होता है। कोई बहुत पुराना है पुराने जमाने से, लेकिन उन पुराने लोगों को हटा करके एक नई बीजेपी आई ना। हाँ। 1969 में इंदिरा गांधी ने सारे बड़े कांग्रेसियों को एक झटके में अलग कर दिया था। हाँ। तो एक कांग्रेस का नया उदय हुआ और मजबूत कांग्रेस उभर के आई। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को यहाँ पे हटा दिया। मेरा ये कहना है कि हम ये नहीं कह रहे हैं। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा क्यों मानते हैं कि 70 साल से जो लोग बैठे हैं, 50 साल से वही असेट है। हो सकता है वो लाइबिलिटी हो। नए चेहरे आएंगे, नई उम्मीदें लेके आएंगे, नई ताकत लेके आएंगे। और अभी तक का जो पुराना इतिहास है पार्टी का, लोकसभा से लेकर इसके पहले भी जितने नए इन्होंने प्रयोग किए हैं वो ज्यादा सफल रहे हैं। उनके नाम पे वोट पड़ रहे हैं। खुद नरेंद्र मोदी उसको जीते जागते उदाहरण हैं। नरेंद्र मोदी क्या थे, एक स्टेट के मुख्यमंत्री थे, लेकिन आज प्रधानमंत्री तक पहुंचे। बिल्कुल। तो इसी बात पर पहुंचे ना, तमाम पुराने चेहरे अलग हट गए। वरना याद होगा आपको, यशवंत सिंह को जब टिकट नहीं दिया गया था तो क्या क्या हो रहा था। कांग्रेस को भी तकलीफ होने लगी थी, अरे आडवाणी जी और जोशी जी, इनके साथ बड़ा अपमान हो रहा है। हाँ। लेकिन नतीजा क्या हुआ? तो मेरा ये कहना है कि देखिए, कल को अगर जीत जाएंगे तो जीत का श्रेय भी मोदी को जाएगा। और लिख लीजिए, अगर कल को हार जाएंगे दिल्ली के इलेक्शन तो ये सारे लोग आलोचक मोदी के सर पर ही ठीकरा फोड़ेंगे। अच्छा, आपके चैनल पर भी देखिएगा, मोदी को ही कहा जाएगा कि उनकी लोकप्रियता खत्म हो चुकी है, अब वो गिर गए। कासमी साहब, अब बहस का मुद्दा छिड़ गया है और सवाल ये है कि ये जेन्युइनली एक जेन्युइन इरादे से, एक सच्चे इरादे से बहस का निमंत्रण दिया गया था या फिर ये पब्लिसिटी स्टंट? क्या आपको लगता है कि चुनावों के मद्देनजर उम्मीदवारों के बीच में ऐसी बहस होनी चाहिए? नहीं, इसमें अरविंद, पहले मैं जरा सा ये स्पष्ट कर दूं कि मैं उस 3 साल से जो आंदोलन चल रहा था जिन लोकपाल के लिए, जी, आप जुड़े और उसमें उस आंदोलन का मैं फाउंडर हूं और किरण और अरविंद हम लोग साथ बैठते थे। मैं इतना जरूर जानता हूं अरविंद के बारे में कि वो कोई भी कुछ भी कर सकता है। टीवी चैनलों पे आने के लिए सोशल मीडिया ही उसकी सबसे बड़ी जान रही है। और हमने जो आंदोलन चलाया था इसमें कोई संदेह नहीं है। वही चीजें उसका एक अपने आप को पब्लिसिटी पाने के लिए कि हमसे बहस कर लीजिए, ये बहस कर लीजिए। मैं आपको पिछली एक बात याद दिलाना चाहता हूं। एक किसी और चैनल के ऊपर एक डिबेट थी जिसमें मैं भी उस चैनल में एक पैनल में था। तो मैंने ये कहा था, आपका तर्क अलग है इस पे, माफ करिए आपको मैं रोक रही हूँ यहाँ पे। जरा सा एक सेकंड में पूरी बड़ी खबर लेनी है, इस डिस्कशन पे वापस आऊंगा। यहाँ पे आपको बता दें कि सुपरहिट मुकाबले के लिए सभी दलों ने कमर कस ली है। इस बार एक सीट के लिए सभी दलों ने ठोक बजाकर उम्मीदवार अपने उतारे हैं। कोई भी दल किसी भी उम्मीदवार को वॉक ओवर जैसी स्थिति में छोड़ने को तैयार नहीं है। दिग्गजों से लेकर सामान्य उम्मीदवार तक की चौतरफा घेरबंदी की गई है। इस घेरेबंदी ने सुपरहिट मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया है।
सुपरहिट मुकाबले के लिए रण क्षेत्र तैयार हो गया है। हर पार्टी ने अपने अपने उम्मीदवारों के लिए सुरक्षा चक्र तैयार कर लिया है और उसे तोड़ने के लिए सभी दलों ने रणनीति बना ली है। बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह को मैन टू मैन मार्किंग का उस्ताद माना जाता है। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस भी इस मोर्चे पर नए उत्साह से जुटी है। आम आदमी पार्टी के पास नया जोश तो है ही, ऐसे में किसकी किलेबंदी कितनी मजबूत है, ये दिग्गजों को मिलने वाली चुनौती से साफ हो रहा है। दिल्ली में सबकी नजर नई दिल्ली सीट पर है। पिछली बार शीला दीक्षित को बड़े अंतर से मात देने वाले केजरीवाल को इस बार सत्ता विरोधी लहर का फायदा नहीं मिलने वाला। इसकी जगह आम आदमी पार्टी को 49 दिन की भगोड़े वाली छवि से जूझना है। ऐसे में केजरीवाल को घेरने के लिए कांग्रेस ने पूर्व मंत्री किरण वालिया को मैदान में उतारा है, तो बीजेपी ने डूसू की पूर्व अध्यक्ष और नया चेहरा नुपुर शर्मा को। केजरीवाल को इस बार कांग्रेस और बीजेपी दोनों से कड़ी टक्कर मिलनी तय है। नुपुर शर्मा और किरण वालिया दोनों ही बहुत अच्छी वक्ता हैं और दोनों की छवि साफ सुथरी है। इसलिए नई दिल्ली में इस बार सुपरहिट मुकाबला तय है। सीएम बन गया फर्स्ट टाइम, कल पीएम बन जाऊंगा फर्स्ट टाइम। फिर उनके साथ क्या हुआ ये आपको भी पता है। हमारे देश की जनता बेवकूफ नहीं है। एक बार अगर मत दिया है तो विश्वास दिया है, और उसके बाद अब हमारे देश की जनता दोबारा ऐसी बेवकूफी नहीं। बीजेपी से मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार किरण बेदी हैं, जो कृष्णानगर सीट से चुनाव मैदान में हैं। कृष्णानगर यानी ऐसी सीट जिसे बीजेपी का किला माना जाता है। परंपरागत रूप से हर्षवर्धन की रही इस सीट का इतिहास बताता है कि बीजेपी के इस किले में सेंध लगाना किसी भी दल के लिए आसान नहीं। यहाँ किरण को घेरने के लिए आम आदमी पार्टी के एसके बग्गा तो कांग्रेस ने बंसी लाल को टिकट दिया है, लेकिन ये दोनों यहाँ के मुकाबले को कितना दिलचस्प बना पाते हैं, ये वक्त ही बताएगा। मुख्यमंत्री पद के दावेदार के रूप में किरण बेदी को उतारकर बीजेपी ने इस किले को और मजबूत करने का ही काम किया है। देखो, ये मेरे लिए युद्ध नहीं है, मेरे लिए चुनाव है। इसी को नई राजनीति कहते हैं, इसी को स्वच्छ राजनीति कहते हैं, इसी को नैतिक राजनीति कहते हैं। ये युद्ध नहीं है। मनीष सिसोदिया को आम आदमी पार्टी का दूसरा बड़ा चेहरा माना जाता है, लेकिन बीजेपी ने इस बार उनकी राह कठिन कर दी है। सिसोदिया को उनके गढ़ में मात देने के लिए पड़ोस की लक्ष्मीनगर सीट के विजेता विनोद कुमार बिन्नी को चुनावी अखाड़े में उतारा गया है। बिन्नी एएपी के बागी हैं और उन्हें पुराने घर के सारे राज मालूम हैं। कांग्रेस ने चौधरी अनिल को उतारकर मुकाबला दिलचस्प बनाने की कोशिश की है। लक्ष्मीनगर से कांग्रेस के बिग गन ए.के. वालिया मैदान में हैं। वालिया को घेरने के लिए इस बार बिन्नी तो नहीं, लेकिन बिन्नी की जगह आम आदमी पार्टी ने नितिन त्यागी को तो बीजेपी ने बीबी त्यागी को उतारा है। बिन्नी के प्रभाव वाले इस इलाके में भी दिलचस्प लड़ाई के आसार हैं। इसी तरह सदर बाजार में कांग्रेस ने अपने सबसे बड़े चेहरे अजय माकन को उतारकर दोनों दलों के सामने बड़ी चुनौती पेश की है। सदर बाजार से माकन के सामने बीजेपी से प्रवीण जैन और एएपी से सोम दत्त हैं। कारोबारियों के इस इलाके में बीजेपी माकन के लिए गंभीर खतरा बन सकते हैं। हालांकि वैट और कारोबारियों के अनुकूल माहौल बनाने का वादा कर आम आदमी पार्टी भी बड़े तबके को लुभाने की जी तोड़ कोशिश कर रही है। लेकिन इस दिलचस्प जंग का आखिरी नतीजा मतदाताओं के फैसले के बाद ही आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। चलिए यहाँ पे नई दिल्ली की सीट की बात करते हैं और काश्मीर साहब आपसे समझना चाहूंगी, नई दिल्ली की अगर बात करें तो इसे मिनी इंडिया कहा जाता है और यहाँ पे बिजली पानी जैसे जो शाश्वत मुद्दे हैं वो ज्यादा हावी नहीं है। अगर एक आध हम इलाका पिलंजी गांव जैसा कोई इलाका अगर हम छोड़ दें तो क्या आपको लगता है यहाँ पे नामों की लड़ाई होगी? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसा कि आप समझ रही हैं कि वहाँ भी पानी की बिजली की समस्याएं इतनी हैं। ऐसा नहीं, सारे पोश एरिया हमने देखा, वहाँ झुग्गी झोपड़ी में लोग रहते हैं जो इनका वोट बैंक कहलाता था, जिनके कल्याण की बात कर रहे थे। अरविंद केजरीवाल ने अगर वहाँ के लोगों ने इस पर संज्ञान लिया तो मैं समझता हूँ कि वो पिछले वाला इलेक्शन नहीं होगा, और पिछले वाला जो इलेक्शन था वो उसमें नहीं था। इस बार तो अरविंद केजरीवाल को जो है वो पता चलेगा कि मार्केट में दाल आटा क्या भाव है। ऐसा नहीं है कि बहुत आसान है उनके लिए, और मैं नहीं समझता हूं कि अरविंद कोई बहुत उन्होंने उससे अरविंद ने इस आंदोलन को पूरी तरह से इस्तेमाल करने की कोशिश की है और देश के लोगों को, प्रदेश के लोगों को धोखा दिया है। अब ये मौका आया है कि वहाँ के लोग जो हैं उससे, मैं समझता हूँ उसे वो ज्यादा आसान सीट ये नहीं रहेगी, आसान सीट नहीं रहेगी। तो रामकृपाल जी, आपको लगता है कि नुपुर शर्मा, हालांकि हम यहाँ पे किसी की एबिलिटी या योग्यता पे सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन जैसा कि देखते हैं राजनीति में कि किसी एक्सपीरियंस या बड़े चेहरे को उतारा जाता है, लेकिन
इस सीट पर नुपुर शर्मा को उतारना, जबकि लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हो सकता है सीधा मुकाबला हो जाए किरण बेदी अरविंद केजरीवाल का, या कोई बड़ा चेहरा अरविंद केजरीवाल को हराने के लिए अगर आता है, क्या आपको लगता है नुपुर शर्मा का ये चयन, ये उम्मीदवारी यहाँ से? देखिए, मैं एक बात बताऊं, मैं हमेशा से राजनीति में इस बात का पक्षधर रहा हूं कि आप जीतने के लिए जाइए, किसी को हराने के लिए आप जा रहे हो ये सोचिए ही मत। ये तो निगेटिव थिंकिंग होती है। विनेबिलिटी फैक्टर। नहीं, मैं इसलिए इस तरह जब भी होता है, देखिए जब केजरीवाल गए थे दौड़ करके बनारस में मोदी के खिलाफ लड़ने के लिए, तो एक हल्कापन उसको लोगों ने लिया कि आप राष्ट्रीय विकल्प बनने की बात कर रहे हो, कर क्या रहे हो, क्योंकि व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि 36 सीटें कैसे मिलें। जिन पार्टियों के 36 के आंकड़े हैं वहां हर पार्टी की निगाह 36 पर ही है, 36 सीट्स। बेसिक बात ये होती है कि आप इसको देखिए। रही बात, जैसा अभी आप कह रहे थे, बहुत सही आपने ये बात कही कि आप ये सोचिए कि जिस दिन आपने बहुत धुला हुआ कुर्ता पहना था आदर्शवाद का, उस दिन जो आपको वोट मिले थे, उसके बाद से उसमें 13 महीने की धूल वो जम चुकी है। मैं ये बात कर रही हूँ आपसे कि नई दिल्ली में जैसे हमने पिछली बार चुनाव में देखा, अरविंद केजरीवाल ने जैसे शीला दीक्षित को हराया, कांग्रेस कहीं ना कहीं बैकफुट पर आई और पूरे कैंपेन को छोड़ के उसको अपनी नई दिल्ली सीट पे भी फोकस करना पड़ा। आज अगर बीजेपी का बहुत बड़ा नाम केजरीवाल के सामने होता तो क्या केजरीवाल का भी फोकस आउट होता और वापस अपनी सीट पहले बचाने आते? मेरा देखिए, मेरा ये कहना, जैसे मोदी जी थे, अब मोदी जी, केजरीवाल जो हैं, केजरीवाल एक ऐसी शख्सियत बन गए हैं कि आप सारा, अगर मान लीजिए, मैं एक बात कहता हूं, केजरीवाल जी हार भी जाएं कल को, मान लीजिए, लेकिन अगर आप पार्टी 36 विधायक आ जाते हैं तो मुख्यमंत्री तो केजरीवाल ही बनेंगे। तो मेरा ये कहना है कि एक ऐसी चीज में ऊर्जा वेस्ट करने का कोई प्रतीक रूप से कोई फायदा नहीं होता है। अरुण जेटली हार गए थे इलेक्शन ना, आज नंबर 2 की पोजीशन में है केंद्र में, मतलब राजनाथ जी भी हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो उनके पास है। तो किसी का इलेक्शन में हारना जीतना है, देखिए ये सब वो तात्कालिक वो समय के लिए बड़ा अच्छा लगता है, ये सब हो गया, बट दीर्घकालीन राजनीति में इसका कोई बहुत महत्व नहीं होता है। महत्व ये होता है 10 तारीख को 36 सीटों के आंकड़े कौन छूता है, ये महत्वपूर्ण होगा। और अमृता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं लगातार, कांग्रेस की प्रवक्ता। अमृता, ये समझाइए, सदर बाजार से अजय माकन ही क्यों, उनको क्यों अपना क्षेत्र बदलना पड़ा? तेजस्वी, पहले तो मैं कहना चाहती हूँ, मुझे ऐसा लगा शायद मैं डिबेट में ही नहीं हूँ। नहीं अमृता, मुझे बिल्कुल समय नहीं दिया गया। नहीं, और रामकृपाल जी का विश्लेषण बहुत लंबा हो गया। नहीं, हम क्योंकि यहाँ पे हमारे पास और भी बड़ी खबरें चुनाव से जुड़ी आ रही थी, तो डिस्कशन कहीं ना कहीं हमें रोकना पड़ा और कुछ ब्रेकिंग न्यूज पे जाना पड़ा, इसलिए बराबर समय सबको हम दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं। जी अमृता, मुझे ये बताइए, सदर बाजार अगर सीट की बात करें तो पिछले 4 चुनावों में आपका इस पे दबदबा रहा। हालांकि पिछली बार जो चुनाव हुआ उसमें काफी क्लोज मार्जिन से आपके प्रत्याशी हार गए। क्यों आपको लगता है कि अजय माकन अपना क्षेत्र बदल के सदर बाजार से लड़े? आपकी पार्टी ने ये निर्णय क्यों लिया? देखिए, अजय माकन जी दिल्ली के किसी भी हिस्से से लड़ते तो और कोई भी अगर निर्णय दूसरा भी होता तो भी वो जीतते और इस बार भी वो जीतेंगे। अच्छा, देखिए, सबसे पहली बात सिर्फ सीटों के चयन की नहीं होती है, बात मुद्दों की भी है। आज हम सभी जानते हैं कि मोदी जी का जो सो कॉल्ड चार्म क्रिएट हुआ था लोकसभा चुनावों के अंदर, वो बहुत धीमा पड़ गया, बहुत फीका होता नजर आ रहा है। और उसी को मद्देनजर रखते हुए आज बीजेपी को दूसरी पार्टियों से कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियों पे सेन लगा के अपनी एक नर्वसनेस जाहिर करते, अपना डेस्परेशन जाहिर करते हुए दूसरी पार्टियों से लोगों को इकट्ठा करना पड़ रहा है, पैराशूट से लोगों को उतारना पड़ रहा है। देखिए, किरण बेदी एक नाम जरूर रहा होगा, लेकिन वो भी बहुत विवादों में रही है, चाहे लॉयर्स के ऊपर लाठीचार्ज करने की बात हो, चाहे मिजोरम के अंदर उनके पर्सनल इन्फ्लुएंस के जरिए एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाने की बात हो। तो ऐसा नहीं है कि किरण बेदी जो है एकदम बिल्कुल क्लीन चिट उनको आप दे देंगे और एक ऐसा फेस खड़ा कर देंगे कि जैसे उनके सामने दिल्ली के अंदर कोई और है नहीं। तो वो भी विवादों में रही है, क्योंकि वो राजनीतिक गलियारों में आ चुकी है, तो उनको भी इन सवालों के जवाब तो देने पड़ेंगे। और अगर आप आम आदमी पार्टी की बात करेंगे तो मैं इसमें सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि इन्होंने इतना झूठ और इतना भ्रमित किया दिल्ली की जनता को कि दिल्ली की जनता वापस इन पर विश्वास तो बनाए रखने नहीं वाली। दिल्ली कैंट बोर्ड के चुनावों में दोनों पार्टी, बीजेपी और आम आदमी पार्टी, दोनों का वोट शेयर गिरा और कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर बढ़ा। तो कहीं ना कहीं जो सेल्फ रियलाइजेशन था दिल्ली की जनता के मन में, वो सेल्फ रियलाइजेशन इतना है कि वापस विश्वास बरकरार होगा कांग्रेस पार्टी के ऊपर। हालांकि अगर हम यहाँ पे सदर बाजार सीट की बात करें तो जरूर ये मुकाबला काफी ज्यादा कड़ा रहा था पिछली बार, क्योंकि सोमदत्त जीते थे, उनको 34,000 के आसपास, सेकेंड नंबर पे जो प्रत्याशी आए थे उनको 33,000 के आसपास वोट मिले और राजेश जैन आपके कांग्रेस के अमृता उनको 31,000 मिले, यानी कि मुकाबला काफी क्लोज रहा था, लेकिन कांग्रेस तीसरे नंबर पे रही। तो आप उम्मीद कर रही हैं कि अजय माकन अगर यहाँ से आते हैं तो वो जरूर
अमृता, पानी के नाम आप पे पर वापस आती झूठे प्रचार की वजह से जनता भ्रमित हुई और ये हमें मानना पड़ेगा कि ऐसा कोई काम 49 दिनों में केजरीवाल ने नहीं किया और इन 8 महीनों में ऐसा कोई काम मोदी जी ने नहीं किया जिसको चलिए सब प्रमाण दिखाकर सब लोगों की पार्टियां अपना जनता यहाँ के पे बीच दावा ले ठोक रही हैं, सब आश्वस्त है कि हम जीतेंगे और हमारी पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा। हम बात करेंगे यहाँ पे एक और विधानसभा सीट की। हमने सदर बाजार की बात की, हमने नई दिल्ली की भी बात की, लेकिन आगे हम बात करेंगे कुछ और विधानसभा क्षेत्रों के बारे में, वहां पे क्या हाल है और किस तरह से कौन सी पार्टी कितने पानी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं यहाँ पे विधानसभा क्षेत्रों की। अब से थोड़ी देर पहले हमने सदर बाजार और नई दिल्ली के बारे में जाना। आइए अब हम बात करते हैं यहाँ पर एक खास सीट की, कृष्णानगर सीट की। रामकृपाल जी, अगर हम कृष्णानगर की बात करें तो ये परंपरागत सीट है बीजेपी की और खासकर की 55% वोट शेयर लेकर आती है बीजेपी यहाँ से। 98 से कभी चुनाव नहीं हारी, हालांकि खाली सिर्फ 2008 में इनका प्रदर्शन थोड़ा साधारण से रहा था। किरण बेदी को यही सीट देनी चाहिए थी या फिर क्योंकि वो फाइटर हैं, बड़ी इमेज है, बड़ा नाम है, जीत जाती कहीं से भी? देखिए, मुझे लगता है कि अब जो माहौल है कि बीजेपी के कई निर्णय से ऐसा लगता है कि बीजेपी थोड़ी सी कहीं डरी हुई है या ओवर कॉशियस हो गई है। तो ये लगता है, लेकिन जैसा कि आपने कहा कोई अनहोनी ना हो, हालांकि बहुत सारी चीजें पहली बार होती हैं, तो मुझे लगता है कि सेफ सीट है वो। और बीजेपी का जिस तरह से रहा है, मुझे कोई कारण नहीं दिखाई पड़ता कि अभी 6 महीने, अभी मैंने जैसे कहा कि 1 महीने पहले तक दिल्ली के 63% लोग कह रहे हैं कि हम मोदी के काम से संतुष्ट हैं और 13 महीने पहले 33% बीजेपी को वोट मिला था। तो कम से कम जो उसकी बहुत, जैसे डॉक्टर हर्षवर्धन की सीट है वो पारंपरिक रूप से बीजेपी हमेशा जीतती रही है, तो वहां से खराब होने का कोई कारण दिखता नहीं था। अगर अदरवाइज कोई अगर अंडर करंट है कोई तो हमें नहीं पता है, बट अभी कहीं दिखता नहीं। बिल्कुल। क्या जो सवाल इसी को आप इलैबोरेट अगर करें जो अभी रामकृपाल जी ने बोला, क्या किरण बेदी ओवर कॉशियस हैं, वो डिबेट नहीं करेंगी और लड़ेंगी चुनाव कृष्णानगर से, और क्या ये होना ठीक भी है? नहीं, किरण बिल्कुल ठीक कर रही हैं। अगर उन्होंने अपने वक्त को इधर जाया किया, अरविंद की तो ये आदत है, वो अपने वक्त को और अपनी पहचान बनाने के लिए सब बातें करेंगे। किरण जी बिल्कुल ठीक करें, और किरण जी अगर नई दिल्ली से भी लड़ती है तो मैं ये बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कह रहा हूँ कि वो जीतती। वो जहां से भी चाहते, ये पार्टी का निर्णय उनके लिए है, उन्हें वहां से खड़ा किया, ये बहुत अच्छी बात है। मगर मैं ये मान सकता हूं कि किरण बेदी अरविंद पे बहुत भारी पड़ेंगी और अरविंद इसीलिए परेशान है। ये तो जैसे अभी रामकृपाल जी ने कहा, मैं उनकी बात से वो नहीं करता हूं, डिसएग्री नहीं, मगर मैं इतना जरूर कहूंगा कि बीजेपी को डरने की कोई जरूरत यूं नहीं है कि अरविंद तो अपने गुब्बारे के अंदर सिर्फ हवा भरे हुए हैं, इसलिए कि उनके 49 दिन के अंदर जो आदमी दिल्ली में जब वो बैठे तो बैठने के बाद लोगों से कहा कि मैं दिल्ली में सरकार बनाऊं या नहीं बनाऊं, मगर जब वो जाने लगे तो दिल्ली के लोगों से नहीं पूछा कि क्या मुझे आप इजाजत दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल, तो इसलिए सारी बातें दिल्ली का बुद्धिजीवी इंटेलेक्चुअल जो है वो इन सारी बातों का ध्यान रखेगा, और मोदी जी का कार्यकाल में जो काम हुआ है, जिस तरह से प्रोग्रेस हुई है, उसे वो नजरअंदाज नहीं करेगा। आपसे यहाँ पे 2 सवाल, लेकिन आपसे छोटा जवाब उम्मीद कर रही हूँ इसलिए क्योंकि समय का अभाव है। पहला तो ये कि कृष्णानगर को लेकर कांग्रेस कितनी आश्वस्त है, बहुत बड़ा मुकाबला है ये आपके लिए, और सालों से आप यहाँ पे जीत नहीं दर्ज कर पाए हैं। दूसरा ये कि पब्लिक डिबेट के लिए अजय माकन जो है वो राजी हो गए हैं, तो ये पब्लिसिटी स्टंट नहीं है? देखिए, पहली बात तो इसमें पब्लिसिटी स्टंट की कोई बात ही नहीं है। आपके दूसरे सवाल का जवाब दे रही हूँ। अजय माकन नहीं, जैसा कि बीजेपी कह रही है, ये मैं नहीं कह रही। बहुत देखिए, बीजेपी के पास तो कुछ कहने के लिए है नहीं, उनके पास मुद्दे नहीं है, मुद्दों से वो पूरी तरह से नदारत है। आप उनका कैंपेन देख लीजिए, महिला सुरक्षा के नाम पर कैंपेन में कोई बात ही नहीं करते, निर्भया के नाम पर वोट मांगे महिलाओं से, और आज महिलाओं के मुद्दों पे कोई चर्चा तक नहीं हो रही है, और आम आदमी पार्टी जन लोकपाल पे कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है। तो मुद्दों की कमी तो इन दोनों पार्टियों के पास है, और अपनी कोई पृष्ठभूमि भी इनकी तैयार नहीं है जिसके नाम पर ये वोट मांगे। तो इसीलिए जो राजनीति है दिल्ली की, उसको गंदगी वाली राजनीति बनाने ना, उसको कीचड़ से भरकर एक दूसरे पे चीटाकशी करके ये 15 दिन निकालना चाहते हैं। लेकिन दिल्ली की जनता समझदार है, और दिल्ली की जनता उसी को वोट देगी और कांग्रेस पार्टी को वोट देगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने 15 साल में वो काम किया है जो दिल्ली की काया भी पलटी है। और कितना भी हमारा जो है द्वंद्वी हो, वो इस बात से बिल्कुल अग्री करेगा कि दिल्ली के अंदर विकास हुआ है तो कांग्रेस पार्टी की वजह से हुआ है। चलिए, और इसी के साथ हम उम्मीद करते हैं, हमारी शुभकामनाएं आपके लिए भी अमृता और सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए, कि सब अपना अच्छा प्रदर्शन करें और अच्छे उम्मीदवार, अच्छे लोग चुनकर आए विधानसभा में, ताकि दिल्ली का जो विकास है वो आगे होता रहे और साथ ही में दिल्ली में हर जन अपने आप को महफूज भी
समझे, अपने आप को सुरक्षित समझे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, आपने अपना कीमती समय निकाला हमसे बात